हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेस 2.0 में। बच्चों, आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ साइंस का, जिसमें आपको पढ़ने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए बच्चों, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र एक वीडियो है ना। मात्र एक वीडियो में लेके आया हूँ साइंस का, पूरे साइंस का आपका एक वीडियो है, और जहाँ से आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं गारंटी कहता हूं बच्चों कि 60 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आपको पता है कि उसमें 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं, यानी 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जिसमें से मैं गारंटी ठोक के कहता हूं बच्चों कि आपका 48 से 49 क्वेश्चन इससे रहेंगे। आप ध्यान देके पढ़ो बच्चों, मात्र एक वीडियो पढ़ो और साइंस में पास करो। गारंटी है, मात्र एक बार पढ़ो इसको और आप साइंस में पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे। लगभग आपको मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि जो ऑब्जेक्टिव है वहां से 48 से 49 तक की क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ये गारंटी है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना बच्चों, गारंटी है, क्योंकि आप जब तक अंत तक नहीं देखेंगे सारे सब्जेक्ट का जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, कवर नहीं हो पाएगा, तो फिर लड़ने के चांसेज आपको कैसे होंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे प्रथम नंबर, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, है ना, आप मेरे चैनल पे नए देख रहे हो, तो आज जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करो। जो बगल में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर का, उसको जाके दबा दो, और उसके बगल की घंटी को जाके दबा दो और ऑल कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं जितने भी वीडियो डालूं सबके सब आपके ऊपर नोटिफिकेशन जा सके और वहां से आप देख सको वीडियो बच्चों। इसीलिए आप पहले सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि जुड़ने पर ही आप पढ़ाई कर पाओगे, नहीं तो आपको इतना जल्दी वीडियो नहीं मिल पाएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो उत्तल दर्पण इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो गाड़ी के साइड मिरर है बच्चों, गाड़ी के साइड मिरर है, उसमें आपको जो उपयोग होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। गाड़ी के जो आपका साइड की तरफ जो मिरर होता है, दर्पण होता है, उसमें जो दर्पण इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है बच्चों, वो धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ध्यान दे के आप पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है, वो धनात्मक होती है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु फोकस पर रहते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेंगे। कहाँ बनेंगे बच्चों, अनंत पर बनेंगे उसका फोकस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, तो फोकस पे बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी जब आपका वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी जो बनता है सी पर ही बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर ही आपका बनता है। चलिए बच्चों, जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, जब हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चों वो फोकस पे बनता है। और जब हम फोकस पे रखेंगे किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, और जब अनंत पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में जो फोकस की संख्या होती है बच्चों, वो 2 होती है। कितने होते हैं, 2 होते हैं। और दर्पण की बात करें तो फोकस उसमें 1 होते हैं, लेकिन लेंस में आपका फोकस कितने होते हैं बच्चों, तो 2 होते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
एक उत्तल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। आपको यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसका आंसर जो है बच्चों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। क्या होगा बच्चों इसका सही जवाब कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो होगा बच्चों वो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है तो आप यहाँ से समझ लेंगे जरा। कहता है फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्य, क्या समझिएगा कि फोटोग्राफी कैमरे में जो लेंस लगे होते हैं, फोटोग्राफी में जो लेंस लगे होते हैं कैमरे में, वो लेंस जो होते हैं बच्चों उत्तल लेंस होते हैं। यानी फोटोग्राफी जिससे फोटो खींचते हैं, कैमरे फोटो वाले जो कैमरे होते हैं बच्चों, उसमें जो लेंस होते हैं उस लेंस का नाम क्या है, उत्तल लेंस है। और हमारी आंखों में जो है उत्तल लेंस ही होते हैं। समझ गए क्वेश्चन को? यानी फोटोग्राफी के कैमरे में जो लेंस लगे होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं और हमारी आंखों में जो लेंस होते हैं वो भी उत्तल लेंस ही होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दें। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है बच्चों काल्पनिक होता है और क्या होता है, सीधा होता है। समझिएगा अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो इसका सही जवाब होगा काल्पनिक और सीधा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। यानी प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है बच्चों किस उपकरण से संभव होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिज्म, जो कि आपको दिख रहा है। इसका सही जवाब प्रिज्म हो जाएगा बच्चों, क्योंकि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको पता है बच्चों इस तरह से आपको 7 रंगों में क्या कन्वर्ट होते हैं, 7 रंगों में कन्वर्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं बेजानिया पिनाला। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है किस उपकरण से संभव होता है तो प्रिज्म से होता है। किस चीज से होता है बच्चों, तो प्रिज्म से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कहता है निकट दृष्टि दोष का निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों अवतल लेंस। क्या हो जाएगा सही जवाब, अवतल लेंस। आपको पता है कि जब 2 अक्षर वाला आपको दोष हो जाए तो 3 अक्षर वाले लेंस पहनते हैं। जब 3 अक्षर वाले आपको दोष हो जाए तो आपको 4 अक्षर वाले आपको क्या है ना लेंस पहनते हैं। यानी कहने का मतलब जब दूर दृष्टि हो 2 अक्षर वाला तो 3 अक्षर वाले यानी कि आपको उत्तल लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सर इसमें 3 है ना, 3 इसमें है। निकट निकट 3 अक्षर वाला दृष्टि दोष हो गया है बच्चों, तो इसमें जो लेंस पहनेंगे 4 अक्षर वाला पहनेंगे। देखिए अ व त ल यानी 4 अक्षर है बच्चों, तो निकट यानी 3 अक्षर वाले हैं तो अवतल 4 अक्षर वाले लेंस पहनेंगे। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आवेश का एसआई मात्रक होता है तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो कूलम होता है। क्या होगा बच्चों, कूलम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इससे ए से सूचित करते हैं। क्या चीज बच्चों, तो ए से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा बच्चों, ओम हो जाएगा। इसको हम ओम बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ओम मीटर। क्या हो जाएंगे सही जवाब, तो ओम मीटर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपको कहता है विद्युत परिपथ में धारा मापने से जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वह है। विद्युत परिपथ में धारा मापने से जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वह है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए मीटर। क्या हो जाएगा सही जवाब बच्चों, तो ए मीटर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को जो बढ़ते हैं, कहता है क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ही मीटर को जोड़ा जाता है, यानी किस परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ को, यहाँ होना चाहिए को बच्चों, किसी विद्युत परिपथ को, यहाँ क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ को हो जाएंगे, यानी किसी विद्युत परिपथ को, है ना, किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, यहाँ भी गलत हो गया बच्चों, ये भी गलत है, यानी किसी विद्युत परिपथ को किस कर्म में जोड़ा जाता है, यानी किस कर्म में जोड़ा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, समझिएगा जरा, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, यानी ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब तो आपका ताप हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है उसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब, तो वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम है, तो ओम का नियम जो है बच्चों वो है आपका V बराबर आई आर। क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो कह रहा है बिजली की घंटी धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। जो बिजली की जो घंटी होती है वो धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों चुंबकीय प्रभाव। क्या हो जाएगा सही जवाब, चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो कह रहा है फ्यूज तार को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, यानी कि फ्यूज तार को किस विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विधुनमय तार। क्या हो जाएंगे बच्चों सही जवाब, विधुनमय तार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुके हैं, वहां से आप जवाब देंगे बच्चों। कहता है दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी दूरदृष्टि दोष का दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल। अभी मैंने बताया था बच्चों कि 2 अक्षर वाले अगर दोष हो जाता है तो 3 अक्षर वाले आप क्या पहनेंगे, लेंस पहनेंगे। कहने का मतलब दूर मतलब 2 अक्षर का है तो आपको 3 अक्षर वाले लेंस पहनने पड़ेंगे, यानी उत्तल यानी 3 अक्षर वाले आपको लेंस पहनने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कहता है स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों साइन आई बटा साइन आर, यानी कि यही होता है साइन आई बटा आपका साइन आर होता है बच्चों। ठीक है, समझ पा रहे हैं, यानी स्नेल का जो नियम होता है साइन आई बटा साइन आर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बराबर आकार प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, यानी कहने का मतलब अगर बराबर आकार की जो प्रतिबिंब बनती है, बराबर आकार की जो प्रतिबिंब बनती है तो उसमें जो आपको दर्पण होंगे, तो उसमें जो दर्पण होंगे बच्चों वो दर्पण होंगे समतल, यानी कि समतल दर्पण में क्या होता है ना, बराबर आकार की आपका प्रतिबिंब बनता है, यानी जितनी आकार की वस्तु है, वस्तु अगर इतना आकार की है तो इतना ही आकार का उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी समान आकार की क्या बनती है, आपको प्रतिबिंब बनता है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब, तो 2 हो जाएंगे सही जवाब। यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका उत्तल दर्पण और एक आपका अवतल दर्पण, दोनों गोलीय दर्पण का प्रकार है। चलिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र को लिखे। दर्पण सूत्र क्या होते हैं बच्चों, समझिएगा ध्यान से कि दर्पण सूत्र आपको मैंने पढ़ाया है कि दर्पण सूत्र जो होते हैं बच्चों कि 1/v + 1/u = 1/r
एफ, यहाँ एफ हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे, यहाँ एफ हो जाएंगे। यानी आपको मैंने बताया था इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यानी आप इस तरह से भी इसको याद कर, ये आपका v है बच्चों और ये आपका u है, समझिएगा जरा। यानी यहाँ पे आपका f हो जाएंगे, थोड़ा इसमें भी मिस हो चुका है, अगली बार से आपको प्रयास करेंगे कि एक भी मिस्टेक ना हो, ठीक है बच्चों। अबरी जो भी गलत हुआ उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। दर्पण सूत्र को लिखिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है बच्चों वो होता है आपको पहले दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, टॉर्च में भी होता है बच्चों, उसका सर्च लाइट किसी चीज की खोज करने के लिए भी, और डॉक्टर लोग भी इस्तेमाल इसका करते हैं। यानी अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है बच्चों दाढ़ी बनाने में, टॉर्च में, सर्च लाइट और गाड़ी की हेडलाइट जो अग्रदीप होता है, गाड़ी की अगला वाला जो दीप होता है यानी अगली जो लाइट होता है, हेडलाइट होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है लेंस सूत्र को लिखे। तो यहाँ लेंस सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, लेंस सूत्र को लिखे तो लेंस सूत्र होता है 1/, समझिएगा यहाँ क्वेश्चन को जरा बच्चों कि लेंस सूत्र जो होता है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपका क्या हो गया, लेंस सूत्र होता है बच्चों। अगर आपको दर्पण सूत्र पूछे तो प्लस हो जाता है और लेंस सूत्र पूछे तो माइनस हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि लेंस सूत्र क्या होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर दर्पण रहता तो प्लस और लेंस रहेंगे तो माइनस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों वोल्ट। क्या हो जाएगा, यहाँ वोल्ट लिखा हुआ लेकिन होता है बच्चों वोल्ट, क्या होगा, वोल्ट होता है। तो विद्युत या विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो वोल्ट होता है। इसको भी से सूचित करते हैं, किस चीज से सूचित करते हैं, तो भी से सूचित करते हैं। यानी विभव या विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होगा बच्चों, वोल्ट होगा। चलिए अब हमारी फिजिक्स की जो ऑब्जेक्टिव थी खत्म हो चुकी, अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखने लगा होगा। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र हम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन जो कहता है जो बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं। यानी जो बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्ल। क्या होगा बच्चों, अम्ल हो जाएंगे। चलिए बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़ने की प्रयास करें, जुड़िए। और यहाँ से आपको सारे चीज़ों की यानी कि हर सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाती है और यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। और मैं क्वेश्चन जो लेके आता हूँ बच्चों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, आप वहाँ से पढ़िए। क्वेश्चन लड़ाने की गारंटी मैं देता हूँ, है ना। एग्जाम में आप दे के आए, नहीं लड़े तब आप कुछ कहना, कमेंट करना। चलिए बच्चों क्वेश्चन आपको 100% लड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कहता है सिरका में उपस्थित होता है, सिरका में उपस्थित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब एथेनोइक अम्ल। सिरका में जो उपस्थित होता है एथेनोइक अम्ल, और सिरका कहते हैं 6% से 8% एसिटिक अम्ल को ही सिरका कहते हैं, आपको पता ही होगा। और इसमें जो अम्ल होते हैं वो एथेनोइक अम्ल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कहता है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है बच्चों वो 7 से कम होता है। क्या हो जाएगा सही जवाब, 7 से कम होगा। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है बच्चों क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है जल में घुलनशील क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील जो कहलाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, जल में घुलनशील आपका क्षार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो कार्बन
डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बनिक अम्ल बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है बच्चों वो 7 होता है। क्या होता है? आपका 7 होता है। क्या हो जाएगा बच्चों? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 7। यानी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और जो वर्षा का पानी होता है बच्चों उसका भी पीएच मान 7 ही होता है। आशुद्ध जल का भी पीएच मान क्या होगा बच्चों? 7 ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? जो अम्ल वर्षा होते हैं उसका जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होते हैं। क्या होगा बच्चों? अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान होगा। यानी कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान होगा यानी 7 से अधिक होगा। क्या होगा बच्चों? 7 से अधिक होगा। यानी जब कोई विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान जो है बच्चों 7 से अधिक होता है। ठीक है, और नीला को लाल कर देता है तो 7 से कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक्वा रजिया मिश्रण में HCl, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ HCl हो जाएगा, HC और L हो जाएंगे। कहता है एक्वा रजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। यानी एक्वा रजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है। क्या होगा? 3:1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा सही जवाब? NaHCO3। अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो है बच्चों उसका सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। फिर से समझिएगा, सुनिएगा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो है उसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है अधिकता धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। यानी अधिकतम जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? वो क्षारीय आपका होता है। अधिकतम जो धातु होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होता है अधिकतम आपका क्षारीय होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। जो कमरे की ताप पर यानी उसकी टेम्परेचर इतना कहने का मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पर ही वो द्रव अवस्था में हो जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। यानी जो कमरे की जो टेम्परेचर होती है बच्चों उसी टेम्परेचर पर एक द्रव अवस्था में हो जाती है और यह एक धातु है तो इसका नाम है ब्रोमीन। क्या होगा बच्चों? ब्रोमीन होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। कहता है सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो सबसे अधिक जो सक्रिय है आपका बच्चों वो पोटेशियम है। क्या हो जाएंगे? पोटेशियम है जो कि सबसे अधिक आपका सक्रिय धातु है। अगली क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। अगली क्वेश्चन जो कह रहा है कि वह यहाँ वहां नहीं होगा, वह होगा, वह होगा यहाँ, यानी वहां लिखा गया है। वह धातु जिसमें धातु चमक पाई जाती है, वह धातु जिसमें धातु चमक पाई जाती है तो हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन ऐसी चीज है जिसमें क्या धातु चमक पाई जाती है और आयोडीन एक धातु है। क्या है बच्चों? आयोडीन एक क्या है? धातु है और इसमें धातु चमक भी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्युमिनियम, यानी Al से इसको हम लिखते हैं एल्युमिनियम हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक चालकता प्रदर्शित करता है? उसका नाम है चांदी। क्या हो जाएगा बच्चों? सिल्वर यानी कि चांदी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ा जाए एक बार कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो होती है बच्चों वो 3 होती है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। यानी कि आपको पता है ओजोन का जो सूत्र होता है बच्चों O3 होता है। क्या होता है? O3। इसीलिए आपको समझ पा रहे होंगे कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की संख्या होती है वो आपका 3 होती है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की जो परमाणु संख्या बच्चों 26 है, यानी 26 है। 26 यानी आपका 26 है लोहे की परमाणु संख्या। आगे चलते हैं। शुद्ध सोना होता है, जो शुद्ध सोना होता है बच्चों उससे आपका जो है आपका कहने का मतलब जो चीजें बनाई जाती है वो चीजें नहीं बनती। यानी शुद्ध कैरेट शुद्ध सोना का कोई भी चीज नहीं बना सकते क्योंकि वो मुलायम होती है। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि यहाँ क्वेश्चन तो पढ़ना है शुद्ध सोना होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है बच्चों वो 24 कैरेट का होता है। बट क्या है ना 24 कैरेट के सोना से कोई गहना नहीं बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। कहता है पारा और एक अन्य धातुओं के मिश्र धातु को कहते हैं। पारा और एक अन्य धातुओं के मिश्र धातु को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों अम्लगम। क्या हो जाएंगे सही जवाब? अम्लगम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन जो कह रहा है देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, समझेंगे यहां से। कार्बन यौगिकों में कार्य करने वालों की संयोजकता होती है। तो कार्बन यौगिकों में जो कार्य करने वाली जो संयोजकता होती है बच्चों वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और आपको पता है इस तरह से कार्बन भी क्या है ना यानी कि बॉन्ड से घिरे होते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहता है एल्काइल का सूत्र होता है या एल्काइल का सूत्र होगा। तो एल्काइल का जो सूत्र होता है बच्चों वो C2H2 होता है। क्या हो गए? यानी कि C2H2 इसका एल्काइल का सूत्र हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है। यानी कौन सी गैस है जो धातुओं के जोड़ने में प्रयुक्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों एथाइन। क्या हो जाएगा सही जवाब? एथाइन हो जाएगा आपका सही जवाब आपका एथाइन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। कहता है वसीय अम्लों के सोडिय लवण कहलाते हैं। जो वसा वाले जो अम्ल होते हैं उसका जो सोडिय लवण कहलाते हैं बच्चों वो साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड में। तो आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या होती है वो 18 होती है। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में जो आवर्तों की जो संख्या होती है बच्चों वो 7 होती है। कितने होंगे? तो 7 होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे तत्व कहलाते हैं। जो आवर्त सारणी के जो दाएं ओर जो रखे तत्व होते हैं उसे हम अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अधातु कहते हैं। जो आपका दाएं ओर लिखा रहता है उसे हम दाएं ओर रखे रहते हैं उसको हम अधातु कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है दही से दूध बनाने में कौन सी क्रिया होती है। तो दही से दूध बनाने में जो क्रिया होती है बच्चों वो किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? तो किण्वन की क्रिया होती है। दूध से दही बनाने में कौन सी क्रिया होती है बच्चों? तो किण्वन की क्रिया होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। अगले क्वेश्चन कह रहा है अमोनियम क्लोराइड का विलयन होगा। तो अमोनियम क्लोराइड का जो विलयन होता है बच्चों वो अम्लीय होता है। कैसी होती है? तो अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो विलयन होता है बच्चों वो अम्लीय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है शुद्ध जल का मान होता है। यानी शुद्ध जल का जो पीएच मान कहा जाए यानी यहाँ पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है बच्चों वो 7 होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है बच्चों वो 7 होता है। ठीक है। चलो बच्चों अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। रेड कलर में आपको जो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उसको जाके आप सब्सक्राइब करो बच्चों, और उसके बगल की घंटी को दबा देना, ऑल कर देना,
ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए, आप वहां से पढ़ाई अच्छे से कर पाए। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के क्वेश्चन पे। बायोलॉजी की क्वेश्चन आपका है जीव विज्ञान इसको बोलते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं या बायो बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है कि अमीबा अपना भोजन है ना, अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। यहाँ भी थोड़ा मिस है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो कूटपात की सहायता से। क्या कूटपात की सहायता से करता है। तो समझिएगा अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कूटपात की सहायता से। क्या हो जाएगा बच्चों, तो कूटपात की सहायता से सही जवाब। वसा के पाचन में सहायक होता है, तो वसा के पाचन में जो सहायक होता है बच्चों वो लाइपेज होता है। क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। जो वसा के पाचन में जो सहायक होता है बच्चों वो लाइपेज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। प्रकाश संश्लेषण अंगक है। प्रकाश संश्लेषण जो अंगक है वो आपका हरित लवक है। क्या हो जाएगा बच्चों, हरित लवक है, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जो आहार नाल है हमारा, उस आहार नाल का सबसे बड़ा जो भाग है वो छोटी आंत होता है। क्या होता है बच्चों, सबसे आपका लंबा भाग जो है छोटी आंत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। जो मनुष्य है, मनुष्य में जो पाचन क्रिया का जो आरंभ होता है, पाचन क्रिया शुरू होती है वो मुख से होती है, यानी मुख गुहा से शुरू होती है। ये जो आपका पाचन की जो क्रिया शुरू होती है कहाँ से होती है बच्चों, तो आपका मुख गुहा से होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखने लगा होगा कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिकीय। क्या हो जाएगा सही जवाब, कोशिकीय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईंधन कहा जाता है ना, यानी मनुष्य का ईंधन हो जाएगा बच्चों। यहाँ मनुष्य का ईंधन कहा जाता है तो ग्लूकोज को। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो ग्लूकोज को। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो गैसों की जो आदान प्रदान होती है पौधों में वो रंध्र के द्वारा होती है। किस चीज के द्वारा बच्चों, रंध्र के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नर हार्मोन है, नर हार्मोन है, तो इसका सही जवाब होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा सही जवाब बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। पौधों की जो मादा युग्मक है उसे बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम बीजांड कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है नर और मादा युग्मक के संगठन को कहते हैं। तो जब नर और मादा के जो संगठन होता है ना, युग्मकों का जो संगठन होता है उसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम निषेचन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। कोई भी जीव हो तो वो जो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसका एक ही कारण है, वो है आपका जनन। क्या है बच्चों, तो इसका मेन कारण आपका है जनन। जनन हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन कहता है उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों आपका उभयलिंगी जीव का सही जो आपका जीव है उसका नाम है हाइड्रा। क्या बच्चों, हाइड्रा। आगे कहता है मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मादा युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है, यानी 46 होता है। ऐसे पूछे तो 46 या जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़े। चलिए स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा होता है। जो स्त्रियों में जो लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है वो XX होते हैं। जो स्त्रियों में जो लिंग क्रोमोसोम होते हैं कैसे होते हैं, तो XX होते हैं, और पुरुषों में जो होते हैं XY होते हैं। कहता पुरुषों के गुणसूत्र में होता है, तो पुरुषों के गुणसूत्र में जो होता है X और Y होते हैं, यानी XY होते हैं,
बट जो स्त्रियां है उनमें आपका XX होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अपघटन का उदाहरण है, अपघटन की जो उदाहरण है बच्चों वो आपका कवक है। क्या हो जाएंगे सही जवाब? कवक हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसका नाम शाकाहारी है। शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता माना गया है। चलिए आगे चलते हैं, हम भोजन का स्वाद किसके द्वारा जानते हैं? तो भोजन का जो स्वाद है उसको स्वाद कलिकाओं के द्वारा पता करते हैं या जानते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आओ। अमर बेल एक उदाहरण है, अमर बेल एक उदाहरण है, तो हो जाएगा सही जवाब आपका परजीवी का। अमर बेल एक उदाहरण है तो सही जवाब होगा परजीवी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वृक्क की संख्या होती है, तो जो वृक्क की संख्या होती है बच्चों वो 2 होती है ना, 2 वृक्क की संख्या होती है। अगले पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है परागकण में पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है परागकण में पाए जाते हैं, तो जो परागकण में जो पाए जाते हैं बाबू वो परागकोश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकोश पाए जाते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है ओजोन परत का अवक्षय करता है। ओजोन जो परत है, ऊपर जो लेयर बना हुआ है ओजोन का, उसका जो सबसे बड़ा अवक्षय जो कर रहा है, नष्ट जो कर रहा है वो आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है। कौन सी क्या कर रहा है बच्चों? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको नष्ट कर रहा है और क्षय कर रहा है। DDT एक है, तो DDT जो है बच्चों कीटनाशी दवा है। क्या हो जाएगा? कीटनाशी दवा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसको हम एमाइलेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एमाइलेस कहते हैं। चलिए बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो आपके बगल में रेड कलर का, लाल कलर का जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उसको दबा दीजिए और उसके बगल के जो घंटी है उसको भी दबा के ऑल कर देना है, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि कब मैंने किस टाइम में मैंने वीडियो डाला है। तो बच्चों आप अच्छे से मेहनत करो और मैं गारंटी देता हूं कि इसमें लगभग 49 से 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप विश्वास करो, इसीलिए इसको मेहनत से पढ़ना और सारे क्वेश्चन को याद करना, क्योंकि अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 के आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। और इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।